आ गए हैं उनके भी। तो कहने का मतलब है कि सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए हो यार, हम आपको कुछ बनते हुए देखना चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि आपको कोई निराशा हासिल हो, तो उसके लिए आपसे साथ तो मांगते हैं आपका कि भाई आप हमारे साथ चलो तो काम हो जाएगा, बट नहीं करते हम ऐसा तो फिर तकलीफ आपके लिए है। तो क्यों ज्ञान धन छोड़ो, समझदार हो तुम, ठीक है। लास्ट अपनी बात चल रही थी, आवाज थोड़ी सी ज्यादा हो रही, हाँ, तो लास्ट अपनी बात चल रही थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो उसको जस्ट डायग्राम से रिवाइज कर लेते हैं, कोई में ज्यादा बात नहीं, 2-3 पॉइंट ही थे उसके अंदर। तो अपन ने शायद ये डायग्राम देखा था, कोई खास बात नहीं, इसके अंदर भी बात करें अपन तो कुल मिला के डीएनए खंडों को अलग करने की तकनीक, प्रयोगशाला तकनीक, इन विट्रो पाथवे संवर्धन तकनीक, ठीक है, जहां पर उनको अलग किया जाता है डीएनए खंडों को, किसके आधार पर, जो आवेश यानी कि चार्ज और उनका भार माप कितना है, मॉलिक्यूलर, तो यानी कि मॉलिक्यूलर चार्ज और मॉलिक्यूलर साइज के आधार पर उनको पृथक किया जाता है डीएनए खंडों को। तो उसके लिए हम जो यहाँ पर सबसे प्रचलित जेल या माध्यम जो उपयोग करते हैं वो एगेरोस जेल है, जिसे हम लाल शिवाल से प्राप्त करते हैं, जो कि जेलिडियम और ब्रेसिलेरिया प्रजाति से हमें प्राप्त होता है। यानी कि एगेरोस जो है एक तरीके से अगर अगर से ही बना है, क्योंकि अगर अगर और एगेरोस का एक ही स्रोत है, नाम में भी एगेरोस के अगर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि इस मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाला जाता है, जो आप जानते हो कि कुल मिला के करंट डाला जाता है, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड कहा जाता है, नेगेटिव कैथोड कहा जाता है। डीएनए को कैथोड की तरफ, मैंने लिखा है नहीं, क्वेश्चन में उल्टी बात लिख दे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के अंदर डीएनए को किस इलेक्ट्रोड की तरफ रखा जाता है, फिर क्या कहोगे, कैथोड की तरफ रखा जाएगा, आवेश बोले तो माइनस की तरफ, जैसा डीएनए वैसी तरफ, ताकि ये क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ भागता हुआ आएगा, जो छोटे होंगे वो दूर तक जाएंगे, और उस वजह से कुल मिला के बैंड दिखाई देते हैं। इन बैंड को देखने के लिए, ये आपको बैंड मतलब पट्टियां, इनको देखने के लिए हम जो स्टेन जो उपयोग करते हैं वो इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, और इसको देखने के लिए फिर जो किरणें डाली जाती है वो पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज डाली जाती है, ठीक है। और इन डीएनए बैंड को इस एगेरोस माध्यम से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे इल्यूजन या क्षालन कहा जाता है, ठीक है ना। 3 प्रकार की ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकती हैं, स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तीसरी वाली जिसकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म ध्यान रखनी पड़ेगी, पेज, PAGE, पोली अक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें डिटेल बात नहीं करनी थी, इसको एक और डायग्राम से आपको दिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड डाला हुआ, डीएनए डाला हुआ है, और यहाँ पर यूवी रेस डालता हुआ यूवी भी दिखाया, ठीक है, यानी कि यूवी कंपलसरी होता है हमारे को इसको देखने के लिए, ठीक है। बढ़े आगे, अगली जो बात अपन यहां पर ले रहे हैं पीसीआर, बहुत ज्यादा बात नहीं है, पीसीआर क्या है सीधे शब्दों में समझना है, ये प्रोसीजर बताएगा। इस डायग्राम में बड़ा खेल नहीं है, हम गिने चुने बहुत लिमिटेड चीजें लिखेंगे। क्या है पीसीआर, बात को समझना है सीधी भाषा में। पीसीआर की फुल फॉर्म सभी को पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये ध्यान रखें, इस तकनीक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, बोल दो भाई, केरी मुलिस, केरी मुलिस, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तकनीक करती क्या है, इसका हम देशी भाषा में दूसरा नाम रखते हैं फोटोकॉपी मशीन, ठीक है। आपने एक ओरिजिनल मार्कशीट रखी, 10 संख्या दबाई, 10 फोटोकॉपी बनके, उसी तरीके से पीसीआर में जितने आप डीएनए खंड डालोगे उसको कितना बनाना, सीधी मशीन है, सेम टू सेम वैसे डीएनए खंड ये बना के तैयार कर देगा। कैसे करेगा उस बात पे अपन आते हैं। तो कुल मिला के ये भी एक प्रयोगशाला तकनीक है, लैब टेक्निक है, जहां पर डीएनए को कई प्रतियों में तैयार किया जाता है, ठीक है। इस तकनीक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 रहेगी, एक तो प्राइमर, क्या रहेगा,
प्राइमर, आप जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है, अनुलेखन वहां भी आवश्यक होता है। प्राइमर कैसे, एक सीधी भाषा में एक मतलब समझाता हूं। जैसे हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है, हमारा टू व्हीलर स्टार्ट करना है, तो हम सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाते हैं, ठीक है। या पहले किक होती थी जो बुलेट की, तो हर कोई मेरे जैसा तो लगा भी नहीं पाएगा शायद, मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होता था कि भाई हम बाइक चला रहे पूरे रास्ते किक मारते जा रहे हैं, जब तक बाइक चलेगी किक मार रहे हैं, या सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में एक बार दबाया, बाइक स्टार्ट हो गई, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। वैसा ही हमारे होता है प्राइमर, जो कि उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने में आवश्यक होगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी प्राइमर आवश्यक होता है। क्या होता है प्राइमर, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। प्राइमर आवश्यक होगा। दूसरा, जब डीएनए से हम क्या बना रहे हैं यहां पर पीसीआर में, बताओ डीएनए से क्या बनाएंगे? डीएनए से डीएनए बनाना है। मैंने क्या बोला, डीएनए की कई सारी प्रतियां बनानी है। मैंने एक डीएनए आपको दिया, मैंने कहा 100 कॉपी इसकी बना दो सेम टू सेम, तो आप डीएनए से क्या बना रहे हो? तो एंजाइम कौन सा काम आना चाहिए वैसे? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर, इस तकनीक के अंदर तापमान 95-96 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो उस तापमान पर आपको पता हो तो हमारे एंजाइम्स जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। सामान्यतः एंजाइम क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो फिर उस तापमान पे काम करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम है, टेक पॉलीमरेज या टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्या है टेक, अभी बात करेंगे। एक बैक्टीरिया, आपने नाम सुना है पानी के लिए थर्मस। थर्मस का मतलब तापमान से संबंधित, थर्मस थर्मोमीटर सुना है, थर्मस मतलब तापमान। तो एक बैक्टीरिया है थर्मोफिलिक जीवाणु, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। एक्वेटिकस मतलब पानी, एक्वा से मतलब पानी, ठीक है। थर्मस मतलब तापमान, यानी कि जो गर्म पानी के झरनों में जो बैक्टीरिया रह सकता है, उसकी एक प्रजाति थर्मस एक्वेटिकस, थर्मोफिलिक, यानी कि अधिक तापमान पे भी वो सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं होता है। उस बैक्टीरिया से हम इस एंजाइम को निकाल के लाए, इसलिए इस एंजाइम का नाम रखा टेक पॉलीमरेज, टी टेक थर्मस, AQ टेक का AQ एक्वेटिकस से लाया गया, और इस एंजाइम का नाम रखा टेक पॉलीमरेज, जो कि इस तकनीक में पीसीआर में काम आता है, ठीक है। तो ये एंजाइम के बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन सारी बात अभी लिखेंगे, ठीक है। अब ये दो चीजें हमारे को चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, तो अपन क्या करते हैं, शुरुआत की जो बातें अपन ने समझी उनको पहले लिख के फिर इसके प्रोसीजर पे आते हैं। तो आप यहां पर हेडिंग डालेंगे पीसीआर, मेरे साथ नोट करेंगे। इसकी कोई हिंदी में नहीं बना रहा हूं, आप सब जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
क्या है बातें इसमें कुछ लिखी हुई, आपको और बता देंगे। कर लिया सबने नोट? बढ़े आगे। तो यहां पर सबसे पहली बात खोज किसने करी? कैरी मुलिस ने। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बात करें इसके अंदर परिभाषा की, तो कुल मिलाकर डीएनए की कई प्रतियां बनानी, यानी कि प्रतियां मतलब कॉपीज। ठीक है। आवश्यक टूल्स, दो चीजें इसमें आवश्यक है। पहला है प्राइमर। प्राइमर क्या है उस बात को आपको सिंपल सा बता दें कि डीएनए की एक श्रृंखला अगर हमें पता है तो क्या डीएनए की दूसरी श्रृंखला हम बता सकते हैं? कल बताया था मैंने आपको कि भाई एक एडेनिन के सामने थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एक श्रृंखला अगर मैं लिख दूं तो दूसरी, ऐसा क्वेश्चन में जेनेटिक्स में आपके हो भी सकता है कि डीएनए की एक श्रृंखला आपके लिख दी जाए और ऑप्शन में पूछा जाए कि दूसरी श्रृंखला में नाइट्रोजन क्षारकों का क्या क्रम होगा, तो क्या आप बता सकते हो? जेनेटिक्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास होगा क्या, अभी इस प्रक्रिया पे अपन आ रहे हैं। तो प्राइमर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसका एक छोटी सी श्रृंखला है, सिंगल स्ट्रैंडेड छोटा सा, जो वो बताएगा कि इस तरीके से आपके डीएनए बनाना शुरू करना है। और आगे तो ये सारा काम कौन करेगा? टेक डीएनए पॉलीमरेज, जिसको शॉर्ट में टेक पॉलीमरेज कहते हैं, जो कि थर्मोफिलिक जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस, इसका नाम भी बना है थर्मस का टी, एक्वेटिकस का AQ, और इसका नाम बना टेक पॉलीमरेज। ठीक है। ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीसीआर में सबसे ज्यादा इसको उपयोग करते हैं। तो ऐसा ही पूछते हैं पीसीआर में सर्वप्रचलित एंजाइम कौन सा उपयोग किया जाता है? एक ही नाम पढ़ेंगे हम तो, टेक पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज, ये स्पेशल क्यों रखना पड़ा सर? पुराने जो हम पढ़ रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, तापमान ज्यादा होगा तो बाकी डीएनए पॉलीमरेज जो हम पढ़ते हैं वो हमारा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्पेशल चाहिए जो थर्मोस्टेबल हो, यानी कि अधिक तापमान पर भी वो आपका सक्रिय रह सके। ठीक है। अब इस बात को अपन इस प्रोसेसर से समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। सामान्यतः क्या होता है कि पीसीआर मशीन की जो एफिशिएंसी होती है, मशीन है, छोटी सी लैब में पड़ी हुई मशीन आपको मिलेगी बायोटेक की लैब में। अब पीसीआर मशीन की जो एफिशिएंसी है कि 30 से 35 साइकिल, साइकिल का मतलब एक बार मान लो आपने क्या करा कि यार मोबाइल को फॉर एग्जांपल क्या कहूंगा नहीं कि जैसे आपकी 100% बैटरी चल रही है, ठीक है, उस 100% बैटरी में कितना नेट यूज हो सकता है, कुछ भी कहें, वो एफिशिएंसी हो गई मोबाइल की बैटरी। उसी तरीके से हम तो समझे कि मशीन एक बार चालू होके एक बार में डीएनए से जो ऐसा एक साइकिल कहलाएगी, जो कि लगभग 4 से 5 मिनट का एक साइकिल चलता है। 4 से 5 मिनट में डीएनए की कॉपी 30 से 35 साइकिल अगर उस मशीन के चल जाएं तो डीएनए की कितनी प्रतियां बन जाएगी? 1 मिलियन। यानी कि कितना, कोई हिंदी बताएगा कितना होता है? 10 लाख प्रतियां
केवल 30 से 35 बार अगर वो पीसीआर मशीन हम चला दे डीएनए का खंड डाल के 10 लाख कॉपीज हम बना सकते हैं। इससे फास्ट तरीका डीएनए बनाने का कोई है ही नहीं। पॉलीमरेज डीएनए एक पॉलीमर है जिसको चेन की फॉर्म में धड़ाधड़ बनाया जा रहा है और रिएक्शन हो रही है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या हो रहा है उस चीज पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। क्या दिख पा रहा है ये हल्का आपको स्क्रीन में? उधर अपने को दिख रहा है? पक्का सब पढ़ने में आ जाएगा? चलो ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें लिखे टूल्स, जैसे हमने कहा, इसने कहा पीसीआर रिएजेंट। पीसीआर एक प्रक्रिया है, रिएक्शन है। क्या क्या चीजें काम में आएगी? सबसे पहली बात डीएनए टेम्पलेट। आपको फोटोकॉपी निकालनी, ओरिजिनल मार्कशीट लाओ, ऐसा थोड़ी कि अपने आप मार्क्स लिखते हैं परसेंटेज आ जाएंगे। ओरिजिनल कुछ तो चाहिएगा, तो टेम्पलेट डीएनए आपको चाहिए। एक डीएनए लाके दो, यानी कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी में, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें आवश्यक होता है वांछनीय डीएनए। उसी की हम कॉपी तैयार कर रहे हैं ताकि हम ढेर सारा बीटी कपास उदाहरण के लिए बना सकें। तो सारी में कोशिकाओं में कहां डालते फिरेंगे एक एक, तो इतना बनेगा तो हम उसको तैयार करके उसका बीज करके बेच पाएंगे। तो इसीलिए वो 10 लाख तक का आंकड़ा अपन एक बार में ही बात करें। तो पहला तो चाहिए डीएनए टेम्पलेट, जिसकी आपको फोटोकॉपी करनी वो लाओ ये। दूसरा चाहिए प्राइमर, जिसकी बात अभी मैंने करी थी। क्या है अभी आपको बताएंगे। न्यूक्लियोटाइड, आपको पता है कि हम बनाने वाले डीएनए हैं। डीएनए आपका क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। मैंने बताया भी था, बाकी जेनेटिक्स में आपको पढ़ाएंगे। तो यानी कि दीवार बनानी है तो ईंटें तो लाओ। तो ये वो ईंटें हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो आपके एडीनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये 4 तरीके की ईंटें हमारे मान लो। ये है आपका एंजाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग पॉलीमरेज, शॉर्ट में टैग पॉलीमरेज रखते हैं। लेकिन मैंने डीएनए बीच में इसलिए लिखा, तो पूरा नाम भी हो गया और हमें पता चलेगा कि डीएनए बनाने वाला है। ठीक है। उसके अलावा ये पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर और इस तरीके की मशीन है। ठीक है, सारी चीजें डाली, यूं समझो कि जूस बनाना, मिक्सर में सब डाला, जूस बन के तैयार है। तो हमने सारी चीजें डाली इस मशीन में। अब कैसे क्या करना है, इसके अंदर 3 स्टेप में काम होता है। 3 स्टेप हमारे को क्वेश्चन में पूछा जाता है। तीनों स्टेप में क्या हो रहा है, क्या तापमान है, क्या है उस बात का। सबसे पहली प्रक्रिया, अब डायग्राम आपकी नजर बीच वाले पे ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहली प्रक्रिया डीनेचुरेशन। ठीक है, अभी क्या है हिंदी में बताते हैं। दूसरा एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। ठीक है, डीनेचुरेशन क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि डीनेचुरेशन मतलब किसी चीज को निष्क्रिय करना। जैसे आप कहते हो ना कि अधिक तापमान वगैरह होगा तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचुरेट हो जाए। ये वर्ड अपन एंजाइम्स के लिए पढ़ते हैं। डीनेचुरेशन हमें करना क्या है? डीएनए आपको दिया, दे दिया भैया। तो अब ये डीएनए जो दिया, फिलहाल ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा है? तो इसके पहले दोनों श्रृंखलाएं हमें अलग करनी पड़ेगी। दोनों श्रृंखलाएं अलग करनी पड़ेगी। और डीएनए की, अभी इसीलिए मैं क्या कह रहा था, इसको मैं कब पढ़ाता हूं? जेनेटिक्स के बाद। कोई बात नहीं, जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ ली उनके लिए तकलीफ नहीं, थोड़े दिन के बाद अपन 2-4-5 दिन बाद वैसे जेनेटिक्स पे आने वाले हैं। तो थोड़ी सी बात बता दूं जो चीजें आपको हेल्प करेगी कि डीएनए की ये 2 श्रृंखलाएं हैं। डीएनए सामान्यतः कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? जानते हैं अपन। तो इसकी 2 श्रृंखलाएं हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए की 2 श्रृंखलाएं किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है? किस बॉन्ड? वेरी गुड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई। ठीक है, इधर से एडिनिन आया, इधर से थाइमिन आया, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर से साइटोसिन आया, इधर से ग्वानिन आया, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एडिनिन और थाइमिन के बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड? 2, डबल। और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3, यानी कि इधर से नाइट्रोजन शावक दोनों तरफ से आए और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनी। तो अब जब मुझे इन दोनों को अलग करना है तो कौन सी बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी? तो इसीलिए हम यहां पर कौन सी बॉन्ड तोड़ेंगे? ये 2 आपका डीएनए भी जुड़ा हुआ है। एक श्रृंखला ऊपर से लाल कलर की दिखाई, दूसरी नीचे से नीले कलर की दिखाई, दोनों जुड़ी हुई है। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटे हैं। जैसे ही इनका तापमान 94 से 96 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे ही तापमान ज्यादा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों श्रृंखलाएं अलग हो गई। दोनों श्रृंखलाएं अलग होना, यही प्रक्रिया कहलाएगी डीनेचुरेशन, निष्क्रियकरण इसको हिंदी में कह देते हैं अपन। ठीक है, तो पहली स्टेप में यही काम होगा। इससे अपने को क्या मिला कि
एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड था, उसकी जगह अब अपने को 2 सिंगल स्ट्रैंडेड मिल गया। क्योंकि हम कैसे, आपको ध्यान होना चाहिए डीएनए कभी भी, अब देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में भी काम आएगा, बता देता हूं। मान लो कि अब किस तरीके से बताऊं, एक और मेरे को पेन कुछ चाहिए, एक पेन देना, दूसरा एक पेन देना। अब समझना बात, ये आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा ये है। अब क्या होगा, इसको अभी अपन ने सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दी, ये बन गया। अब क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड ये, दूसरा ये, अब इसके संपूरक नया श्रृंखला और बनेगी, इसके संपूरक भी नई श्रृंखला और बनेगी, और ये कितने डीएनए बन जाएंगे, 2। एक से 2 बने, ऐसा रेप्लिकेशन में होगा और यहां भी होगा। तो ध्यान से देखें कि यहां पर क्या हुआ, ये आपका एक श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, दोनों दूर दूर हैं। इन पे पीले कलर का क्या जुड़ा है, प्राइमर। क्या जुड़ा है, प्राइमर। मैंने कहा था बाइक स्टार्ट करने के लिए वो सेल्फ स्टार्ट, ये सेल्फ स्टार्ट है। ये क्या करेगी, थोड़ी सी श्रृंखला ये सिखा देगा, भैया ऐसे एप्लीकेशन करना है, ऐसे डीएनए बनाना है। तो ये स्टार्टिंग में प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर का जुड़ना, और प्राइमर 94 से 96 डिग्री पे नहीं जुड़ेगा, इसके लिए तापमान लगभग 50 से 60 डिग्री के बीच का तापमान होता है, तो उस पर प्राइमर जुड़ जाता है। प्राइमर जुड़ने के बाद वापिस से तापमान बढ़ाते हैं, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 3 तापमान यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं कि किस अभिक्रिया में क्या क्या तापमान है, 94 से 96, 50 से 60 और 72 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर टेक पॉलीमरेज अपना काम करता है, और टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आपके क्या करेगा, इस प्राइमर को खींचता हुआ ले जाएगा, और उस सिंगल स्ट्रैंडेड के अनुरूप एक और बन गई, आप देखोगे उसकी तरह ये डबल स्ट्रैंडेड बन चुके हैं, 2 डीएनए। ठीक है, अब ये ऐसा क्या चलता रहेगा, 1 से 2 बनाए, फिर ये 2 बनाएगा, वो भी 2 बनाएगा, फिर ये 2 से 4 बनाएगा, 4 बनाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। भाई वो कहते ना यार कि 3 दोस्तों को थैंक यू वाली बात है, हाँ वो जो मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ याद है, तो फैलती है चीज एकदम से। एक व्यक्ति 1 को कहेगा ना, ये फिर 2 को कहेगा, तो वैसे ही हमने 1 से 2 बनाए, ये फिर 2 बनाए, फिर 2 से फिर 4, 4 से फिर बढ़ता जाएगा, और ऐसा कितने साइकिल चलते हैं, 30 से 35, और कितनी कॉपीज बन जाएगी, 10 लाख 1 मिलियन कॉपीज बन जाती हैं। 3 स्टेप, इसमें जो बात लिखी है मैं एक बार पढ़ देता हूं, वैसे अपन लिखेंगे। पहली स्टेप है 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, डेस्ट्रीकरण, डीएनए अनवाइंड्स कंप्लीटली ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस व्हेन इट द टेंपरेचर रेज्ड अबव 90 डिग्री सेल्सियस। जब अभिक्रिया का तापमान 90 डिग्री से ऊपर जाएगा तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और पृथक हो जाएगी। दूसरी बात है, एनिलिंग प्राइमर अटैचेस ऑन बोथ स्ट्रैंड व्हेन द टेंपरेचर इज लोअर। जब तापमान कम होगा, प्राइमर दोनों इन पृथककृत श्रृंखलाओं पर जुड़ जाएगा। और तीसरी बात है, टेक पॉलीमरेज एड्स द न्यूक्लियोटाइड्स, और जोड़ते हुए आपकी नई श्रृंखला बना देगा। तो ये अपने को बात ध्यान रखनी है, क्या 3 स्टेप, काम के एक एक पॉइंट अपन इनमें लिखेंगे, आप मेरे साथ नोट करें। तो अपन एक तो ये लिखते हैं सिंपल सा, आप मेरे साथ नोट करेंगे, पीसीआर के स्टेप, पीसीआर के चरण। सबसे पहली डीनेचुरेशन, निष्क्रियण, चौरानवे से 96 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, क्या होगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की हाइड्रोजन बॉन्ड टूटती हैं, जिससे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण होता है। दूसरा एनिलिंग या प्राइमर एनिलिंग बोलते हैं। एनिलिंग की हिंदी अपन कुछ नहीं कर पाएंगे।
एक्सटेंशन का मतलब तो आप जानते ही हो, विस्तार। विस्तार का मतलब किस चीज का? फैलना। अभी लिख रहा हूं मैं, उसमें एग्जैक्टली अपन ने 52-63 लिखा है, और अपन इसको थोड़ा सा देख के लिखेंगे। टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर को फैलाता है, जिससे अंत में 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण होता है। कुछ जगह पे 52 से 68 इस डायग्राम में था, अपन 55 से 65 अक्सर लिखा जाता है, तो एक रेंज अपन यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग लिख रहे हैं जो अपन अक्सर किताबों में चला आता है क्वेश्चन में। बाकी आप एक समझ जाओगे कि 50 से 60 के आसपास टेम्परेचर है। तीनों की रेंज अलग अलग, एक 90 के आसपास, एक 70 और एक 50-60 के आसपास है ना। एक चक्र को पूरा होने में, चलो ये मैं नीचे अलग से हिसाब लिख देंगे इसका अपन एक बार। 3 स्टेप है। कौन कौन सी स्टेप होती है, सीक्वेंस क्या है, सही क्रम क्या है, चरण का, तापमान कितना उपयोग होता है, उन स्टेप में हो क्या रहा है, एक एक पॉइंट में ही अपन ने लिखा है बस। कर लिया क्या नोट? हो गया नोट सबका? तो कुल मिला के पीसीआर के 3 चरण। पहला जिसे कहा डीनेचुरेशन, जहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को अलग करना। दूसरी बात जो यानी कि तापमान 90 से ऊपर लिखा है, कहीं पर 94, कहीं 96, तो हम ध्यान रखेंगे 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटती हैं, जिससे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनके तैयार हैं। दूसरी बात एनिलिंग, प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर का जुड़ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्राइमर का जुड़ना। प्राइमर क्या है अपन ने पहले लिखा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो संपूरक है टेम्पलेट डीएनए का। अब टेम्पलेट है क्या? टेम्पलेट के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड बने, 2 टेम्पलेट बन गए। अब इनके संपूरक क्रम वाला जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसे क्या कहते हैं? प्राइमर, जो अपन ने पहले लिख लिया है प्राइमर के बारे में। तो ये बना, प्राइमर जुड़ा, बस सिंपल से दूसरे स्टेप में तापमान कम किया, प्राइमर जुड़ा, तीसरे स्टेप में वापस तापमान बढ़ा, प्राइमर को टेक पॉलीमरेज खींच के ले गया, और 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण हो गया। तो इस स्टेप में कुल मिला के एक डीएनए शुरू किया, और कितने डीएनए बना दिए? 2। तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है बात? बढ़े आगे? ठीक है, 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर। एक तो कि एक जो चक्र होता है पीसीआर, ठीक है, एक पीसीआर चक्र को नॉर्मली कितना टाइम लगता है? 5 से, अलग अलग जगह अलग अलग है, 4 से 5 मिनट एक पीसीआर चक्र, 4 से 5 मिनट। ठीक है। दूसरी बात, आपके 30 से 35 पीसीआर चक्र, 30 से 35 पीसीआर साइकिल चलते हैं, तो कितनी कॉपीज बनती? मैंने बार बार बोला 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख
डीएनए प्रतियां तैयार की जा सकती है, नोट कर लो। ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। ये तीनों स्टेप लगभग 1-1.5 मिनट की स्टेप होती है, 3। ये पीसीआर समझा कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन स्टेप पे भी आ जाते हैं, क्रम ही पूछ ले कि कौन सा सही क्रम है तीनों स्टेप का। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। बढ़े आगे। एक चक्र में तो 2 ही बनेंगे, पर वो फिर 2 वापस अगली बार डबल, तो इसलिए वो मल्टीप्लीकेशन बहुत तगड़ा होता जाता है एक साथ, इसलिए ये 1 मिलियन पहुंच। कर लिया नोट? बढ़े आगे। ठीक है, आगे बात आती है दूसरी तकनीक, जिसको बहुत ज्यादा नहीं 3-4 पॉइंट में ही बात करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में थोड़ी सी समझाएंगे बात आपको। ये भी पीसीआर की बात लिखी है, देखो जो अपन ने पढ़ा उसको एक बार दे रखा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक बार और देख लो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दोनों में कौन से स्टेप है? डीनेचुरेशन, दोनों अलग अलग हुआ, ग्रीन कलर का दोनों में प्राइमर जुड़ गया, एनिलिंग हो गया, और उस पे आप देखो तो ये आगे ब्लू कलर से टैग पॉलीमरेज जुड़ा, और इस तरीके से 2 डीएनए आपका पहले से 2 इधर बने, ठीक है, एक इधर एक इधर, फिर इनसे फिर 2-2, फिर तो डबल चलता रहता है। तो डालेंगे तो अपन अंदर 1, लेकिन बन के निकलेंगे ढेर सारे, क्योंकि हर एक से 2 बने, फिर वो 2 अपने काम पे लग जाएंगे, फिर वो 2 अपने काम पर, इस तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन बहुत हाई ज्यादा है। क्लियर है बात? जैसे स्क्वायर रूट नहीं होता है क्या, वो अपन सिंपल सा जानते हैं, तो ये ध्यान रखना है। 3 स्टेप, सिंपल सी बात। इलोंगेशन भी बोला, एक्सटेंशन को तो आप एक्सटेंशन के ऑब्लिक में इलोंगेशन भी लिख दें, जहां एक्सटेंशन लिखा है उसके ऑब्लिक में इलोंगेशन भी लिख दें। इलोंगेशन, जो एक्सटेंशन लिखा है ना तीसरा विस्तार, उसके ऑब्लिक में लिख दें इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब किसी चीज का बढ़ना, लंबाई में बढ़ना, तो डीएनए भी लंबाई में बढ़ता है, तो इसलिए इलोंगेशन शब्द भी कहीं उपयोग हो सकता है। वैसे तीसरा एक्सटेंशन ही ज्यादा नाम चलता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कुछ बातें समझनी है, लिखने का ज्यादा नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, समझने का ज्यादा है, और समझा हुआ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वो कैसे, वो पता चलेगा। सिंपल सी बात है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप सबसे ज्यादा आजकल इसका यूज होता है क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में। ठीक है, अभी चलो पीसीआर के 1-2 उपयोग लिखाने भी लिखा दूंगा पहले, के उसके लिखा दूं पहले, एक आध उपयोग है लिख लेते हैं। पीसीआर के उपयोग लिख लो पहले से, क्योंकि कहीं आ जाए तो अपने को अलग से ध्यान रहे। पीसीआर के उपयोग, मेन उपयोग तो है कि डीएनए की प्रतियां बनानी है, पर बना के कर क्या लेंगे हम, उसी बात पे आना है। तो सबसे पहला cDNA लाइब्रेरी तैयार करने में, डीएनए लाइब्रेरी यानी कि डीएनए तैयार करना है, कैसे आप नोट करें, अभी बताते हैं। तैयार करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, भ्रूण में भ्रूण का लिंग तथा लैंगिक विकार पता लगाने में। उसके अलावा एक और बात ध्यान रख लेते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग में, डीएनए सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस तो आप जानते हो, आप कहोगे ना यार सीक्वेंस से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, वैसे एक बार लिखें, हल्का सा बता दूंगा आपको। उपयोग और भी ढेर सारे हैं, 3 हमारे ज्यादा कहीं आ सकते हैं, वो लिख दिए मैंने। कर लिया नोट? देखो सबसे पहला लिखा है अपन ने cDNA लाइब्रेरी बनाना। cDNA मैंने आपको कल ही बताया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कि आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पीसीआर से भी हम डीएनए बनाते हैं,
तो यहाँ पर भी हमें डीएनए तैयार करना है तो कहीं इसका उपयोग भी किया जा सकता है। दूसरा, भ्रूण का लिंग तथा लैंगिक विकार, यानी कि कई बार हॉस्पिटल से आपने सुना होगा बच्चे का पता लगाना कि वो मेल है या फीमेल है, जो बहुत ज्यादा पहले कंट्रोवर्शियल चला था, बहुत ज्यादा उस पर गवर्नमेंट का चला था, तो वो तो इनलीगली फैक्टर हो जाता है। लेकिन काम की चीज जो है इसमें लैंगिक विकार, बच्चों में अगर कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं तो वो अर्लियर एम्ब्रियोनल स्टेज, भ्रूण अवस्था में ही पता चल जाएंगे, तो उनका टाइम से इलाज शुरू हो सकता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसको पता लगाने में भी इस तकनीक का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उपयोग करते हैं। बाकी डीएनए सीक्वेंसिंग, आपने हल्का सा आगे मैं बताऊंगा डीएनए सीक्वेंसिंग। सबसे पहले आर्बिडोप्सिस थेलियाना की बात करते हैं अपन, उसमें राइस वगैरह में भी आती है, आगे लिखवा दूंगा। तो डीएनए की सीक्वेंसिंग करना कि डीएनए में कौन सा जीन किस 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 क्रम में आ रहा है, वो पता लगा के उसको सीक्वेंसिंग करना, वो डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में अपन नहीं जा रहे, नाम ध्यान रह जाए, ठीक है। अब बात आ रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब क्या चीज है, आसान सी भाषा में समझते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट, जिस तरीके से हमारी ये फिंगरप्रिंट है, यूनिक है, ठीक है, बायोमेट्रिक में यूज हो रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो अंगूठा मारो, जब से साइन नहीं आता लोगों को तब से, यानी कि हमारा यूनिक फिंगरप्रिंट इजीली किसी से मैच होगा ही नहीं, यूनिक है। तो ये तो ठीक है, इससे भी और टिपिकल तरीका जो है वो है आपके डीएनए मेरे जैसा एग्जैक्टली पूरी दुनिया में, या किसी के भी जैसा एग्जैक्टली सेम पूरी दुनिया में जेनेटिकली कोई हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। हमारी ह्यूमन की बात कर रहा हूं, प्लांट्स में अगर होगा तो क्लोन्स होंगे, जेनेटिकली सिमिलर, आनुवंशिक रूप से समान के कहलाएंगे क्लोन। तो हर व्यक्ति की आपके क्या है कि एक स्पेशलिटी है। तो किसी कुल मिलाकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये है कि किसी व्यक्ति के डीएनए की विशेषताओं का पता लगाना, उसका डीएनए कैसा है वो आपको पता लगाना है। कहाँ उपयोग आता है वो अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें अपन इसको ध्यान रखते हैं। इसका बहुत अच्छे एग्जाम में तो क्या डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी बनता है, पर अपन उस पर नहीं जा रहे हैं, बट बात समझाता हूं क्या होता है। इसका मेन उपयोग दो जगह आ रहा है, फोरेंसिक साइंस में। फोरेंसिक आप जानते हैं, ठीक है, क्रिमिनल केस, जहां पर अपराधी केस, कहीं मर्डर हुआ, देखो एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई घटना घटी, ठीक है, जैसे मेरे कल परसों एक फ्रेंड है जो फोरेंसिक लैब में यहीं पे शुभागपुरा के अंदर वो एज ए लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा उससे भी डिस्कशन हो रहा था, जो यही काम होता है हम लोगों का। तो होता क्या है कि कुल मिला के अपन बात करें कि किसी जगह पे कोई घटना घटी, ठीक है, अब उस जगह पे आप देखा होगा, सीआईडी देखा होगा आपने कभी, तो ये क्या करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ क्लू ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, दो तरीके के क्लू इनको मेन मिलते हैं, या तो हेयर्स, बाल मिल जाए उस व्यक्ति का, ठीक है, या ब्लड का कोई एक बूंद भी मिल जाए, तो इनका काम हो जाएगा। ये वहां से सैंपल उठा लेते हैं, उस सैंपल को लैब में ले जाते हैं, उनका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाला जाता है। अब बोले सर ठीक है, वो तो था, पकड़ेंगे कैसे? तो कभी भी कहीं भी किसी अपराधी को पकड़ना है, मान लो कहीं कोई घटना घटी, तो अगले दिन तक पता लगा देंगे कि किसने किया। कैसे पता चलता है? हिस्ट्री शीटर से। अब सुना होगा आपने कभी, जो नामजद हैं उन सबकी बढ़िया सुताई होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मान लो ये कोई घटना किसी एरिया में घटी, तो उससे संबंधित, वैसे वो जो नहीं है उसमें इन्वॉल्व, उसको वैसे उठेंगे तो खुद ही कहता नहीं भाई साहब वो है, मेरे को तो छोड़ दो, वही है, वही कर सकता है काम, आप क्यों रिमांड लेती पुलिस? तो अब ये क्या होगा कि उस जो भी संबंधित, उन मान लो 50 लोग सस्पेक्टेड हैं कि यार ये लोग कर सकते हैं काम, 50 का डीएनए सैंपल दिया जाएगा, और मौके से जो डीएनए सैंपल लेके आए उनके डीएनए सैंपल को मिलान किया जाएगा। जिसके साथ मिलान हो गया वो, कोई गवाह चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए, जज साहब क्लियर, ठीक है। अरे फांसी भी नहीं, चाकू मार के वो अलग बात है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्रिमिनल केस सॉल्व करने में, आपराधिक केस सॉल्व करने में, या फोरेंसिक साइंस जिसको बोलते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा एक और, ये पूरी स्टोरी इसलिए समझाई क्योंकि क्रिमिनल केस का आपको इसी पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आ जाता है। दूसरी बात, पैटर्निटी टेस्टिंग। हॉस्पिटल में क्या होता है, कई बार अब जैसे बच्चे का जन्म होता है हॉस्पिटल में, तो मदर को तो बेचारी को पता नहीं रह पाएगा कि बच्चा जन्म के बाद डॉक्टर्स या नर्स कहाँ है क्या है, वो उस स्थिति में मां नहीं होती।
तो फैमिली वाले दूर होते हैं, उनको पता भी नहीं चल पाता है हॉस्पिटल। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारी इन सोसाइटीज में गर्ल्स का जो है बच्चे को कम प्रेफर करके बॉयज पे ज्यादा जाते थे पहले सोसाइटी में। तो होता क्या था कि बच्चा रिप्लेसमेंट कर देते थे कई बार हॉस्पिटल वाले अंदर ही अंदर। अब यार ये तो बहुत बड़ा मैटर हो जाए फिर कि भाई यार पेरेंट्स कहे कि नहीं ये बच्चा हमारा है ही नहीं, कैसे प्रूव करें? तो उसको प्रूव करने का कि ये कौन है, तो मान लो एक बच्चा है, एक मदर फादर क्लेम कर रहे हैं कि हमारा है, दूसरे भी कह रहे हैं हमारा है, ठीक है? तो इस बच्चे का डीएनए सैंपल लिया जाएगा, माता पिता के भी डीएनए सैंपल दोनों पार्टी से लिए जाएंगे, मिलान किए जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है यार, डीएनए सैंपल अपने माता पिता से ओरिजिनल से ही मिलेगा, क्योंकि अपन जानते हैं हम हमारे माता पिता, हमारे दादा, हमारे परिवार जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, उनके अंदर गुण है। कहते ना यार तेरा खून है उसमें, वो है ना। तो कुल मिला के वो तो लक्षण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो डीएनए क्यों नहीं मिलेगा भाई? आपका बच्चा का जन्म होता है तो वो सीधे से परिवार से मिलता है, तो जैसे ही वो सैंपल जिस पेरेंट से मैच होगा फाइनल हो जाएगा। यानी पैटर्निटी डिस्प्यूट, यानी कि हॉस्पिटल में पेरेंट्स का मतभेद हो रहा है कि कौन इसके वास्तव में जनक है, पेरेंट्स से बच्चे के, तो वो भी सॉल्व हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से करते हैं। दोनों चीजें भी अपन लिखेंगे। अब आते हैं इस बात को, क्योंकि हमने थोड़ी सी पिक्चर समझ ली। डीएनए का सैंपल लेके कुछ पूछ रहे? हाँ, मैच नहीं, एग्जैक्टली नहीं, जिससे ज्यादा मिलेगा। समझी बात? समझा भाई? स्वाभाविक सी बात है कि तेरा या किसी भी व्यक्ति का जो डीएनए है वो अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा मिलेगा बजाय अनजान व्यक्ति के, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? तो क्योंकि हमारे अंदर जीन्स पेरेंट्स के, तो जीन में क्या है, डीएनए है। तो एग्जैक्टली सेम नहीं कह रहा हूं, ज्यादा किससे मिलेगा, ठीक है ना? अब बात आ रही है ये डीएनए का सैंपल मौके पे वारदात हुई, वहां से एक्सट्रैक्शन करके सैंपल ले आए, ठीक है? आपने क्या करा, डीएनए अब उसमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको काटा, उसके सैंपल तैयार करे, टुकड़े तैयार करे, फिर उसको क्या करा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उन टुकड़ों को अलग कर लिया। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस छोटे दूर तक चले गए, बड़े वाले पास में रह गए, इनको अलग किया। अलग करके इनको एक मेम्ब्रेन उपयोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लिखेंगे अपन। कौन सी मेम्ब्रेन? नाइट्रोसेलुलोज या नाइलोन मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। उस झिल्ली पर इनको डाला जाता है, फिर इनको प्रोब के साथ किया जाता है। कुल मिला के एक्सरे से ऐसा डायग्राम दिखता है, जो ये डायग्राम जिससे ज्यादा मिलान करेगा वो एक्चुअली हो जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, मैंने हल्का सा इसको बताया, अपन काम की चीज लिखेंगे और स्टेप्स लिखी हुई है, उसको भी एक बार बात कर लेते हैं। ब्लड सैंपल मौके से मिला, उस ब्लड सैंपल को रखा, डीएनए से एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड सैंपल, जो ब्लड सैंपल मिला उससे डीएनए को अपन ने अलग निकाला, डीएनए के खंडे में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने उसको खंडों में विभाजित किया, और फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको अलग किया। पुराना रिवाइज हो रहा है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बेंड पैटर्न इन जेल इज ट्रांसफर्ड इनटू नाइलोन मेम्ब्रेन, अभी बोला था ना, नाइलोन मेम्ब्रेन पे उसको ट्रांसफर किया जाएगा, जिस तकनीक को बोलते हैं साउथर्न ब्लोटिंग। ध्यान रखना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी तकनीक काम में आएगी? 3 तकनीक अभी अपन बात करेंगे, साउथर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, जो हमारे क्वेश्चंस में आती हैं, अभी लिखेंगे अपन। तो साउथर्न ब्लोटिंग है, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रिपेयर किया गया डीएनए, कुल मिला के फाइनली, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी बात ध्यान रखनी थी। इस तरीके से देखो ध्यान से, बायोलॉजिकल एविडेंस एट सीन ऑफ क्राइम, जहां पर घटना घटी उसका डीएनए सैंपल ये रखा हुआ है, ठीक है? तो दूसरी बात, सस्पेक्टेड कौन कौन है, उनका सैंपल ये रखा हुआ है। अब तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये सस्पेक्टेड का जो सैंपल किसके साथ ज्यादा मिल रहा है, जिससे कि लास्ट वाले का लगभग मिल रहा है ना? तो लास्ट वाला जो है वो लिख भी दिया, उसको डब्बे में डाल रखा है कि वही है कलाकार, ठीक है? हाँ, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपने को जो काम की बात लिखनी है उस पर अपन आ जाते हैं, आप मेरे साथ ही नोट करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 2-3 नाम भी हैं इसके, क्या है उनकी बात करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसे हम और भी नामों से जानते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, आइडेंटिटी टेस्टिंग,
बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके, 2-3 नाम मैंने लिख दिया। किसी व्यक्ति के डीएनए की विशेषताओं का पता लगाना। इसकी खोज किसने करी, कोई बताएगा? पता है आप लोगों को? कोई ना कोई तो बता देगा। इस तकनीक की खोज किसने करी? बता दो यार, ऐसे मत करो। एलेक जेफरी। जैसे कैरीमुलिस याद रखा, वैसे यहां पे पूरा लिखते हैं कई बार सर एलेक जेफरी। कई बार क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आसान चीजें आएगी, और साइंटिस्ट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर, इन दोनों में ही ध्यान रखना। कर लिया नोट? केवल डीएनए टेस्ट बोलते तो भी यही है। कई बार कहते हैं ना यार कि डीएनए टेस्ट, आप अक्सर सुनने में आता है आजकल, तो ये शब्द बहुत पॉपुलर हो गया, डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा यार किसी का गड़बड़ है तो। फिर वो डीएनए टेस्ट का मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही है। डीएनए से टेस्ट बोलो, आइडेंटिटी टेस्टिंग, व्यक्तिगत पहचान किसी की, प्रोफाइलिंग। आप नहीं कहते यार तेरी प्रोफाइल क्या है, मतलब तेरी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं, वैसे उस व्यक्ति की एक्चुअल विशेषताएं उसके डीएनए में है। कर लिया नोट सबने? बढ़े आगे? पहले एक आध चीज समझनी है, परिभाषा आसान सी। किसी व्यक्ति के डीएनए की विशेषताओं का पता लगाना। हर व्यक्ति का डीएनए अपने आप में यूनिक है, विशेष है, तो क्या है वही बात आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, खोज किसने करी? एलेक जेफरी। ये भूल मत जाना। कैरीमुलिस ध्यान रखना है, एलेक जेफरी। साइंटिस्ट जो इंपोर्टेंट बताया, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट आपको नहीं बताए। अब यहाँ पर एक, ये कुछ मार्कर आपने कभी नाम सुने होंगे, कॉलेज में पढ़े, सुना है मॉलिक्यूलर मार्कर, ठीक है? तो वो कहीं बात आएगी, थोड़ा बताएंगे आपको। तो एक मार्कर का नाम सुनते हैं, RFLP। RFLP, ऐसे कई सारे हम मार्कर के नाम बात करेंगे, छोटा सा पोर्शन में आपको बताऊंगा आगे, हल्का सा वहां से अपने को भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो RFLP फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म जो बनी है, पूरी जो वो स्टेप्स प्रक्रिया में आपको बता रहा था, वहीं से बनी है। रेस्ट्रिक्शन, सबसे पहले एंजाइम काम आया था डीएनए खंडों को तोड़ने के लिए, डीएनए को खंडों में विभाजित करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या बने थे? फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने उसको किस आधार पर अलग करा था? लेंथ के आधार पर, छोटे, दूर, बड़े, पास,
पॉलीमॉर्फिज्म भिन्नता, तो ये इसलिए शब्द बना रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। जिस आधार पर डीएनए में भिन्नता हम देखते हैं, तो इस आधार पर किस मार्कर के आधार पर ये है, तो RFLP पर आधारित है। ठीक है, साउथर्न ब्लॉटिंग यहां पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएनए को इसमें होता क्या है, एक बात जरूर लिख रहा हूं ब्लैकेट में, जो सिंपल सा यहां पर क्या करते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन उपयोग करते हैं, नाइलोन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इतना सा ध्यान रखो, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, झिल्ली। तो ये झिल्ली का नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन से काम आ रही है, ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानी है मुझे, तो इस बस झिल्ली का नाम बताना है। जो डायग्राम में फ्लो चार्ट में अपने को दिख रहा था, तो साउथर्न ब्लॉटिंग करते टाइम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी झिल्ली उपयोग आती है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन है ये वैसे, तो ये नाइलोन या नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली को इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, वहां लिख देगा सेल मेम्ब्रेन, क्या कोशिका झिल्ली, नहीं, ये वाली झिल्ली। ठीक है ना, बढ़े आगे। सबने कर लिया नोट। एक यहां पर एक महत्वपूर्ण फुल फॉर्म आती है जो भी इससे आधारित है, बट हम उसको केवल फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। एग्जाम में किसी में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, VNTR सुनिए आपने कभी, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये फुल फॉर्म एज इट इज एग्जाम में किसी में पूछे जा चुके हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है, बट हम इसके फुल फॉर्म याद रखेंगे इंग्लिश में, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। RFLP से रिलेटेड बात है, जो हमें बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करनी है। मुझे अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी, जो क्वेश्चन में कई बार आती है। ये लाइन लिख लें, फिर एक चीज समझते हैं छोटी सी, फिर आज अपन ज्यादा नहीं लेंगे। हो गया नोट किसका, प्लांट में महत्वपूर्ण तो मेन डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह में काम में लेते हैं, बाकी प्लांट में इसका डायरेक्टली बहुत उपयोग नहीं, ये मेनली उधर ही ज्यादा उपयोग में आ रही है। अभी उपयोग के तौर पे अपन 2 पॉइंट लिखेंगे यार, ये बड़े याद दिलाए, पहले उपयोग लिखते हैं फिर अपन बात करते हैं। प्लांट में विशेषकर कोई ज्यादा इसका उपयोग नहीं है। उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग की बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के और दोनों जो मैंने बोले वही लिख रहा हूं। पहला उपयोग अपन ध्यान रखना, कई सारे हैं वैसे, लेकिन 2 ही बात कर रहे हैं। पहला तो क्रिमिनल केस, यानी कि फॉरेंसिक विज्ञान में उपयोगी, विज्ञान क्रिमिनल केस या फॉरेंसिक विज्ञान में महत्वपूर्ण है, क्रिमिनल केस को सॉल्व करने में, है ना। दूसरा पैटर्निटी टेस्टिंग कह सकते हैं, तो इसको हिंदी तो क्या बनाऊं मैं, इसकी लिख देता हूं एक बात, पैटर्निटी टेस्टिंग, या इसको सिंपल सी भाषा में लिखते हैं पेरेंट्स का पता लगाने में। ठीक है, पेरेंट्स का पता लगाने में इस तकनीक का उपयोग करते हैं। हाँ, कुछ बोला, बिना बोले आवाज कैसे आती है कभी, अरे तुम बड़े शातिर। कई बार क्या होता है कि आपके बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह से, पैथोजन कभी लेटेंट स्टेज में इनिशियल अवस्था में होता है, तो उसको पता लगाने में भी कभी कभी इसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन कोई मेजर उपयोग इधर नहीं है। हाँ, अब एक छोटी, ये हो गया नोट सबका, नहीं हुआ। 3 तकनीकों के नाम अपन ले रहे थे, उन 3 तकनीकों का मैच द पेयर में भी क्वेश्चन आ सकता है, और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है उसी पे आते हैं।
मैं सबसे बड़ा फैन हूँ राजस्थान में किसी भाषा का, तो वो हड़ौती। कहाँ कर रहे हो से भाई, आनंद आ जाता सुन के। मतलब मैं कोटा था ना, तो ऐसा लगता था कि लोग गा के बोलते हैं, आ रहे छू, तो एक आनंद आता है जो अपने मेवाड़ी में इतना नहीं। सही बोल रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो नोट लगा के देखो ध्यान से, 3 बात देखनी है, और इसको याद करने के लिए हम बहुत बढ़िया नाम से इसको याद करने वाले हैं। कैसे? ध्यान से कर, साउथर्न ब्लोटिंग। इन तकनीकों में जो क्वेश्चन पूछा था वो इधर देख लो एक बार। साउथर्न ब्लोटिंग, नॉर्थर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग। तीसरी क्या है? वेस्टर्न। और इसको याद करने के लिए हम एक नाम का उपयोग करेंगे, सांवरिया, SNW। याद हो जाएगा, सांवरिया करके अपन इसको याद रखें। सांवरिया आएगा तो कुछ स्पेलिंग ऐसी हल्की हल्की चलेगी, तो याद हो जाएगा क्या? SNW, सांवरिया, SNW। अरे यार कोड वर्ड सारे बना लेते हो तुम। हाँ, इतना सही याद काम का नहीं बनाओगे। साउथर्न ब्लोटिंग किसका पता लगाने में? डीएनए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये तो क्रम पता है सबको। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। हमने कल ही तो डायग्राम पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा वाला, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो याद रखना है SNW, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। साउथर्न ब्लोटिंग डीएनए का पता लगाने में उपयोगी है, नॉर्थर्न ब्लोटिंग आरएनए का पता लगाने में उपयोगी, और वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन का पता लगाने में उपयोगी है। ध्यान रहेगा। क्वेश्चन यहां से इस वाली चीज से कई बार पूछा गया है, बाद में एग्जाम में भूल जाओगे कौन सी ब्लोटिंग किससे संबंधित। तो क्रम ध्यान रखो, साउथर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, आपकी मर्जी पड़े तो याद करो। मैंने तो आज तक सांवरिया वर्ड से मैं तो दिमाग में फिट कर रखा है, आपकी इच्छा हो जैसे आप याद रखो। और उधर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का क्रम तो आप जानते ही हो, तो याद रह जाएगी। बाकी गलतियां यहां से हो सकती है। साउथर्न ब्लोटिंग का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी है, पक्का कहीं जाना है, रूम पे जाना है, पढ़ना है, नहीं क्या पता कहीं घूमने जाना हो। नहीं वो तो हमने नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। कुछ समझ आ रहा है क्या? ठीक है ना। थोड़ी चीजें, अब जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिटेल नहीं ले गया मैं, क्योंकि वहां डिटेल के क्वेश्चन पे आपको नहीं उलझ जाएगा, अपने इजी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इससे आगे की बात जो है, जो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, यानी कि आपने नाम सुने होंगे प्लाज्मिड का, एग्रोबैक्टीरियम वाली बात, आपने जीन गन का नाम सुना होगा, आपने माइक्रो प्रोजेक्टाइल या माइक्रो इंजेक्शन का नाम सुना है, इलेक्ट्रोपोरेशन का नाम सुना है, वो और ट्रांसजेनिक वाली बातें अपन आगे क्लास में लेंगे। थैंक यू।